जितना होना चाहिए उसका शायद 10% भी अभी तक नहीं हुआ है। वाईसी पवार साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो उस वक्त इस पूरे मामले की तहकीकात में भी खुद शामिल थे। आपसे बातचीत करते हैं, लेकिन जरा पहले ये रिपोर्ट अपने दर्शकों के सामने हम रखते हैं। 12 मार्च 1993 दिन था, शुक्रवार, और भारत के इतिहास में इसे ब्लैक फ्राइडे के नाम से हमेशा जाना जाता रहा है। फिल्में भी बनी है इस नाम से। देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में इसी दिन एक के बाद एक धमाके होते रहे। सिलसिलेवार तरीके से पूरी मुंबई टहल गई। दाऊद इब्राहिम इसमें जाहिर सी बात है प्रमुख आरोपी रहा, लेकिन कुछ और ऐसे लोग भी हैं जिनकी भूमिका बहुत अहम रही, जो आज कानून की शिकस्त और शिकंजे से बहुत दूर है। उन्नीस सौ तिरानवे के मुंबई धमाकों की साजिश का मास्टरमाइंड तो डॉन दाऊद इब्राहिम था, लेकिन धमाकों की साजिश को अंजाम तक पहुंचाने वाले कई और शख्स थे। जमाल उर्फ टाइगर मेमन। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा गिराए जाने के बाद फैले दंगों में सोने की तस्करी करने वाले टाइगर मेमन का बिजनेस तबाह हो गया था। मेमन ने अपनी बर्बादी का बदला लेने के लिए मुंबई को दहलाने की साजिश रची। याकूब मेमन। टाइगर मेमन के भाई याकूब मेमन ने धमाकों के लिए फंड मैनेज किया और साथ ही धमाकों की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान जाने वाले युवकों के लिए टिकट का इंतजाम किया। याकूब ने धमाके में इस्तेमाल के लिए गाड़ियों को खरीदा था। एचा और यूसुफ मेमन। मुंबई को दहलाने की साजिश को लेकर माहिम के इनके फ्लैट में कई बार मीटिंग हुई। इसके अलावा इनके घर में हथियार और विस्फोटक भी स्टोर कर रखे गए। धमाके के लिए बम प्लांट करने में यूसुफ की वैन का इस्तेमाल किया गया। रुबीना मेमन। ट्रायल में रुबीना की मारुति कार पहला सबूत बनी। रुबीना की इस कार का विस्फोटकों और हथियार को ढोने में इस्तेमाल किया गया। शोएब घनसर। शोएब ने आरडीएक्स से भरे स्कूटर को झावेरी बाजार में खड़ा किया था, जहां धमाके में 17 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 57 लोग जख्मी हो गए थे। शोएब ने अल हुसैनी बिल्डिंग में एक स्कूटर में आरडीएक्स लोड किया था। असगर मुकद्दम। असगर ने शहनवाज के साथ मिलकर आरडीएक्स से भरी वैन प्लाजा सिनेमा के पास खड़ी की थी, जिसमें 10 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 37 लोग घायल हुए थे। असगर ने दूसरी गाड़ियों में आरडीएक्स प्लांट किया था। कुल मिलाकर पूरे मामले में 123 लोगों को आरोपी बनाया गया था। टाडा कोर्ट ने इस मामले में 100 लोगों को दोषी ठहराया था। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, लेकिन साजिश के पीछे शामिल शातिर दिमाग अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। टीम न्यूज नेशन। तो तमाम लोग इस पर आरोपी रहे हैं। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। जाहिर सी बात है फरहाना जी अभी इस पर अपनी टिप्पणी कोई नहीं करना चाहती। जगदीप गोपाल जी, फरहाना जी और वाईसी पवार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पवार साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, इस पूरे मामले में जिस तरीके से तहकीकात की गई, कई ऐसी कड़ियां रह गई जो आज भी अनसुलझी हैं। दरअसल इस पूरे मामले में दाऊद इब्राहिम का सीधा हाथ कैसे था, इसे लेकर अभी तक पूरी तरीके से खुलासा नहीं हो पाया। वो कड़ियां क्यों ऐसे अधूरी रह गई, क्यों अनसुलझी रह गई? सबसे पहले अहम बात यह है कि जो कॉन्स्पिरेसी हुआ था ये दुबई में हुआ था, इंडिया में नहीं हुआ था, और वहां जाके तपास करना नामुमकिन था, क्योंकि उस टाइम तो अपनी ट्रीटी भी नहीं थी उनके साथ में। जो भी यहाँ इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो पूरा इंडिया में हुआ है। जो भी सुराग मिले हैं वो यहाँ मिले हैं, और उसके बेसिस के ऊपर जितना कर सके उतना पूरा पुलिस ने किया है। अभी ऐसा है कि पाकिस्तान के साथ में हमारा रिश्ता नहीं है, दुबई के साथ में भी उस टाइम पर नहीं था, इस वजह से कुछ खामियां रह गई जरूर, इसमें कोई शक नहीं है, और वो पूरी करने का कोई चांस भी नहीं था। अब दाऊद की ही बात करें या फिर और जो तमाम दाऊद के शागिर्द जो इस पूरे मामले में थे, अगर देखा जाए तो डायरेक्टली इम्प्लीकेट शायद बहुत मामले में नहीं हो पाया है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की ही बात ज्यादा यहां पर निकल कर आती है। ऐसे में क्या वाकई में हम अगर देखें तो कहीं ना कहीं सरकार के हाथ भी तो बंधे हुए होते हैं पवार साहब। सरकार भी अगर जो डॉजियर जो पेश करती है, पाकिस्तान की सरकार पलट कर कहती है कि आपने जो सबूत पेश किया दरअसल वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, तो ये जो गैप है इसको फिल करने में कहीं ना कहीं हमारी जांच की एजेंसियां नाकाम रही हैं। नहीं, नाकाम रही है ये कहना बहुत आसान है, लेकिन
जो करना चाहिए था वो सब पूरा किया गया था। और पाकिस्तान को तो आप उनके सामने भी किया, उन्होंने उसको लगाया था पाकिस्तान को, और सबूत क्या चाहिए। मुझे ये इतना पक्का मालूम है कि आईएसआई के कहने के ऊपर दाऊद इब्राहिम ने ये काम किया है, और दाऊद इब्राहिम को लगाया था आईएसआई ने, और आईएसआई को बोला गया था पाकिस्तान सरकार से। तो और उनको कितने भी सबूत आप देंगे तो भी वो बोलने वाले हैं कि जबकि सारी दुनिया जानती थी कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। परवेज मुशर्रफ साहब यहाँ पर आके आगरा में बैठे बात कर रहे थे कि कोई है ही नहीं दाऊद नाम का आदमी पाकिस्तान में। तो ऐसा है कि पाकिस्तान का झूठेपन को तो सही ठहराने के लिए कोई कोर्ट, कोई एविडेंस नहीं पूरा मिलेगा। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दुराय नहीं। फरहाना जी, हम आपको शामिल करना चाहेंगे। पुलिस की जांच पर भी कई बार सवाल उठे थे। 10,000 पन्नों की चार्जशीट फाइल की गई थी और इस पूरी जांच में एक लंबा अरसा भी लगा था। इसके बाद भी कई ऐसे तार थे, कई ऐसी बातें थी जो अनसुलझी रह गई थी, जिसे लेकर हम तमाम चर्चा कर सकते हैं, बारीकियां निकाल सकते हैं, नुक्ताचीनी कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि अगर वक्त रहते और सही सहूलियत और सही चीजों पर जांच की गई होती तो आज हमारे हाथ में पुख्ता सबूत ज्यादा होते? बेशक बेशक जरूर होते। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान आनी चाहिए थी, कुछ चीजें जो नहीं लाई गई, जानबूझकर भी नहीं लाई गई। अब इसके पीछे क्या राज है और क्या गुत्थी थी ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने, या जिन्होंने ये छुपाया वो ही जाने। लेकिन कुछ चीजें जो कोर्ट के सामने आना चाहिए थी वो डेफिनेटली नहीं आई है, और अगर वो आती तो हमें और कोई और पुख्ता सबूत मिल जाते और कुछ जाहिर हो जाता कि हाँ आखिर इसके पीछे किसका हाथ था और क्या रीजन था। ये किसी ने जानने की आज तक कोशिश नहीं करी। एक एग्जाम्पल में यहाँ पर आपको देना चाहूंगी, बहुत साफगोई से बातें करती हैं जी। क्या या आप शक है ये, हालांकि कहा गया था कि कुछ भारतीय राजनेताओं का भी हाथ था इसमें, महाराष्ट्र के कुछ नेताओं का हाथ था। क्या इस थ्योरी पर आपको कभी विश्वास रहा? क्योंकि आप इस मामले से बहुत जुड़ी हुई हैं, इसलिए मैंने आपसे सीधे पूछा है। हाँ जी, इसीलिए तो मैंने कहा कि अगर वो सारी चीजें कोर्ट के सामने आती तो और भी कुछ लोग एक्यूज करके इसमें शामिल हो गए होते हैं, जो जानबूझ के या पॉलिटिशियंस बोलिए या पुलिस वाले बोलिए या सरकार बोलिए, जिन्होंने ये नहीं चाहा कि हाँ ये सारी चीजें कोर्ट के सामने आए और कल को उनके मतलब वो खुद कहीं इस मामले में सुलझ जाए और उनको गुनहगार साबित कर दिया जाए। तो एक एग्जाम्पल में यहाँ पर आपको एक बहुत अहम एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि जैसे कहा जाता है कि अल हुसैनी बिल्डिंग में जहाँ पर सब गाड़ियों में RDX भरा गया, अब ये अल हुसैनी बिल्डिंग अगर आप जाके देख लो तो ये माहिम पुलिस स्टेशन से इतनी कम दूरी पर है, 50 फीट की दूरी भी नहीं है, और ये सारी गतिविधियां चल रही है और पुलिस वाले इतने करीब है लेकिन उनको कुछ भनक नहीं पड़ती है। या हम ये कह सकते हैं कि पुलिस वालों को ये सारी चीजों की जानकारी थी और वो जानबूझ के कुछ नहीं कर पा रहे थे, या ये खुद भी मिले हुए थे उनसे। बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सबसे अहम सवाल है। उसके अलावा ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कोर्ट के सामने नहीं आई है, और ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। इसके अलावा और भी चीजें हैं, बट एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो अब मैं आपको अगर सुनाना चाहूंगी तो पूरी रात भी कम पड़ जाएगी। नहीं, हम जाहिर सी बात से जानना चाहेंगे। पवार साहब, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी इस पर। पुलिस महकमे पर भी इस पूरे मामले में कई बार दाग लगते रहे, लोग उंगलियां उठाते रहे हैं, चुप चुप कर बातें होती रही मुंबई में, मैंने भी बहुत सुना है। क्या आपको लगता है कि मुंबई पुलिस ने वाकई में बहुत ईमानदारी से काम किया था पूरे मामले में? नहीं, मैं अभी ईमानदारी की जहां तक की बात है तो मुझे तो नहीं पता है, लेकिन माहिम का जो सीनियर PI था वो 21 दिन पहले, ब्लास्ट के पहले उसका पोस्टिंग वहां पर हुआ था। क्योंकि ये सवाल मैंने भी उठाया था, मैंने तो उसका 311 के अंडर डिसमिसल का प्रपोजल भी बनाया था जी। लेकिन उसका डिफेंस यही आप सामने आया था कि 21 दिन पहले उसने लिया था चार्ज। और जो माहिम पुलिस थाने से 50 गज की बात हो रही है तो इतना नजदीक तो नहीं है, लेकिन ये बात सही है बिल्कुल कि सारी गाड़ियां माहिम पुलिस थाने के सामने से गई थी जी। मुझे उसमें एक ही डाउट था कि शायद ये सिल्वर स्मगलिंग करता था तो यहाँ आओ जाओ लोगों की चालू रहती थी, उसकी वजह से मैंने थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट मेरे मन में दिया था पुलिस को। लेकिन मैं ये इन्वेस्टिगेशन में
शुरू के 40 डेज ही था, उसके बाद में मैं था नहीं। और जो शुरू के 40 दिन थे उसमें तो मुझे केस ब्रेक करना, डिटेक्ट करना, ये मेजर काम था। और मुझे लगता है और लोगों को पकड़ना, तो करीबन 40, 45, 47 लोगों को मैंने पकड़वा के दिया था। उसके बाद में मेरे डिफरेंसेस हो गए इन्वेस्टिगेशन में और मैं बाहर निकल गया था। आगे क्या हुआ इसका मैंने कभी मुआयना नहीं किया, कभी पूछताछ नहीं की। लेकिन उनका जो सवाल है उसमें काफी दम है, उसमें सच्चाई क्या है ये मुझे भी नहीं मालूम है। चलिए, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जगदम्बिका जी और फरहाना जी, वाईसी पवार साहब, बहुत धन्यवाद। कई ऐसे अनसुलझे हुए सवाल हैं जो 1993 बम धमाकों के साथ उठते चले आ रहे हैं। क्यों ये धमाके हुए, कैसे ये धमाके हुए, इन धमाकों का अंजाम कैसे दिया गया, क्या राजनीतिज्ञ कोई ऐसे थे जो महाराष्ट्र के थे जिनकी सरपरस्ती में इन धमाकों को अंजाम दिया गया, जो नाम कभी सामने नहीं आए। पुलिस की भूमिका इसमें क्या थी, इस पर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो आखिरकार आज भी शाश्वत यही बना हुआ है कि दाऊद इब्राहिम को हम क्यों नहीं पकड़ पाए हैं। तो लगातार ये सवाल न्यूज नेशन भी उठाता रहा है। क्वेश्चन आवर में हम कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, वापस आते हैं। जो न्यूज है वो मतलब वो प्रोडक्टिव और क्रिएटिव न्यूज नहीं है, जो मतलब एक टू द पॉइंट जो चीज बोलनी चाहिए वो वैसा नहीं होता है। न्यूज देखना चाहता हूँ लेकिन अच्छा न्यूज और द ट्रूथ। मैं न्यूज चैनल में न्यूज तो देखना चाहता ही हूँ और रिपीटेड न्यूज नहीं देखना चाहता हूँ। अब होंगी आपकी जरूरत की खबरें। न्यूज नेशन। मैं हूँ इस वक्त गोवा में। गोवा की फेमस फिश करी और वेज जकूती। खाना 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 खाना। फुल न्यूज आई वुड लाइक टू वॉच बट रिपीटिंग आई डोंट लाइक इट। न्यूज चैनल में एक तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीजें आनी चाहिए, हमारे सोसाइटी से रिलेटेड चीजें आनी चाहिए। किसी भी न्यूज चैनल को कोई चीज क्राइम हुआ या कुछ हुआ उसको सेंसेशनल वे में नहीं दिखाना चाहिए। खबरें जो आपकी सोच बदल दें। न्यूज नेशन। पिछले 20 सालों में खबरों के बीच बहुत कुछ देखा है मैंने। बुलंद तरीके से पेश की गई कमजोर खबरें, सच्चाई का नकाब पहने मसाला खबरें। लेकिन अब वक्त है उन खबरों का जिनका हो आपसे सीधा सरोकार। खबरों की नई इबारत के साथ मैं हूं अजय कुमार। खबरें जो आपकी सोच बदल दें, खबरें जो आपकी समझ बदल दें। न्यूज नेशन। में मुंबई में हुए बम ब्लास्ट की आज 20वीं बरसी है। आज से ठीक 20 साल पहले एक के बाद एक 13 धमाकों ने मुंबई को छल्ले कर दिया था। इन धमाकों में 257 लोगों की मृत्यु हुई थी और 713 लोग जख्मी हुए थे और न जाने कितनी जिंदगियां यूं ही तबाह हो गई थी। आज इन तमाम परिवार वालों के साथ हम खड़े हैं और बस एक ही बात पूछना चाहते हैं, आखिरकार इंसाफ कब मिलेगा इन तमाम परिवारों को। मार्च 1993 वक्त दोपहर के 1:25। जगह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मार्च 1993 ये वो दिन है जिसे भारत के इतिहास में ब्लैक फ्राइडे के नाम से जाना जाता है।
इसी दिन देश की आर्थिक राजधानी दहल उठी थी। एक के बाद एक हुए 13 भीषण धमाकों से। कम से कम 80 किलो RDX यहाँ इस्तेमाल हुआ है और 50 किलो स्टॉक एक्सचेंज में।